खांसी जो रुकती नहीं, थकान जो कम होने का नाम नहीं लेती और एक बीमारी जो चुपचाप शरीर को कमजोर करती जाती है। क्या हम इन संकेतों को समझ पाते हैं या फिर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? नमस्कार, अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत, जिसमें आज हम बात करेंगे टीबी मुक्त भारत की ओर। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, हर साल 24 मार्च को पूरा विश्व वर्ल्ड टीबी डे मनाता है ताकि लोगों को टीबी जैसे गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके और इसे खत्म करने के लिए एकजुट प्रयास किया जा सके। हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन उम्मीद की बात यह है कि टीबी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है अगर सही समय पर इसकी पहचान हो जाए और इलाज सही से हो जाए। इस साल 2026 की थीम हमें एक मजबूत विश्वास देती है। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं देशों के नेतृत्व में लोगों की शक्ति से। यानी ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर या सरकार की नहीं है, बल्कि हम सभी की है। इसी अहम विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे प्रख्यात डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल, पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट। चलिए मिलते हैं डॉक्टर से और जानते हैं कि आखिर टीबी है क्या और इसे कैसे पहचानें। डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। हम सब जानते हैं कि 24 मार्च को पूरा जो विश्व है वो वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करता है। सबसे पहले तो उस पर क्या कहना है आपका? ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको लेकर के साउथ एशियन कंट्रीज एज वेल एज ग्लोबली सभी लोग परेशान हैं। काफी ज्यादा हमारे पास केसेस होते हैं। अगर हम लास्ट 2 से 3 साल का डेटा देखते हैं तो लगभग 23 to 24 लाख डॉक्यूमेंटेड केसेस इंडिया में है और हमें इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को डेफिनेटली कम करना है विद द एम, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि हमें 2030 तक ट्यूबरकुलोसिस को इराडिकेट करना है। तो यस, वी नीड टू टेक, हमें एडुकेट प्रिकॉशंस लेने होंगे जिसमें हम टीबी को कम कर सकें या खत्म कर सकें। सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए कई तरह के कार्यक्रम जो हैं वो चला रखे हैं, लेकिन इस पर बात करें उससे पहले हम आपसे जानेंगे कि आखिर जो ये टीबी जैसी बीमारी है इसे कैसे पहचाने, ये क्या है? ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। इस बैक्टीरिया को कई सदियों पहले पहचाना जा चुका था और रॉबर्ट कोच ने इसको 17th सेंचुरी में आइडेंटिफाई किया था। ये बैक्टीरिया यूजुअली सांस के रास्ते हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके सामने खांस रहा हो या स्नीजिंग कर रहा हो तो आप सांस के रास्ते उसके बैक्टीरिया को अपने अंदर ले जाते हैं। धीरे धीरे यह बैक्टीरिया अंदर ग्रो करने लगता है और हमें ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण यूजुअली हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर हमें शाम को बुखार आना, यूजुअली हल्का बुखार पसीने के साथ आना, खांसी होना, खांसी में बलगम आना, भूख कम लगना या वजन घटना, ये सामान्य है। इसके अलावा अगर ऑर्गन स्पेसिफिक ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि हमें पता है टीबी हमारे लिए लंग्स में भी हो सकता है और लंग्स के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अगर पेट में टीबी है तो उसके सिम्टम्स होना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, या बोन्स में टीबी है तो बोन्स में पेन होना, उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या हर एक व्यक्ति के लिए ये जो बैक्टीरिया है ये इजीली ग्रो कर सकता है या फिर इम्यूनिटी भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? देखिए, जब हम ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस देखते हैं तो हिंदुस्तान के समकक्ष साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उसमें ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस बहुत हाई है। दैट इज अराउंड 30 to 40%, मतलब 30 से 40% लोगों के शरीर में टीबी के कीड़े होते हैं, लेकिन उनको टीबी नहीं होता। वो यूजुअली डोरमेंट या लेटेंट फेज में होते हैं। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, खास करके जिनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा ना हो, पॉवर्टी लाइन के जो आसपास रहते हैं, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज हो, जैसे डायबिटीज हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, लिवर का प्रॉब्लम हो गया, या जिनको डायलिसिस होता है, जिनको पेट में बार बार पानी बनता है, CLD, या जिसको हम लिवर का प्रॉब्लम बोलते हैं, जो स्टेरॉइड पर रहते हैं, या जिनको लत अच्छी नहीं है शराब पीना, या जिनको और भी कई तरह से जिनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता, उनको ट्यूबरकुलोसिस होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो यूजुअली 2% के आसपास पॉपुलेशन होती है जिसको इन्फेक्शन होता है। जी, ये जो बीमारियों में ज्यादातर कौन सी टीबी है जो देखने को मिलती है और जो खतरनाक है?
देखिए, सामान्यतः 2 तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। पल्मोनरी का मतलब ऐसा ट्यूबरक्लोसिस जो लंग्स में होता है, और ये लंग्स सबसे कॉमन साइट होती है ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन। इसके अलावा शरीर में, ब्रेन में, स्किन में, एब्डोमेन या पेट में, आंतों में या किडनी में, बोन्स में, कहीं पर भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। जब हम खतरनाक की बात करते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस को हम यूजुअली 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस और रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। हम्म। सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है जो ट्यूबरक्लोसिस टीबी के इलाज को रेस्पॉन्ड करेगा। जो सामान्यतः ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम 4 ड्रग्स यूज करते हैं, उसको रेस्पॉन्ड करेगा। ऐसे पेशेंट जो रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं और सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है, वो पेशेंट अधिकतर क्योर हो जाते हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, स्पेसिफिकली हमारे रिफार्मसिन रेजिस्टेंट या आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस, उस पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये प्रॉब्लम्स ज्यादा डिजीज सीवियरिटी लेकर के आती है और खतरनाक होती है। ऐसे पेशेंट जो ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब जिनको दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते। जिनको हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रोलॉन्ग होता है। उनको फर्स्ट लाइन की जगह सेकंड लाइन मेडिसिन की जरूरत होती है, और उसमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि इसका ये संक्रमण है जो फैल जाता है, डॉक्टर साहब अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गया और उसे ये पता ही नहीं है कि उसे कौन सा टीबी हो रहा है, तो क्या लक्षण है? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण जैसे मैंने बताया कि पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी में हम डिवाइड करते हैं, लंग्स या लंग्स के बाहर में। अगर लंग्स में है तो सामान्यतः खांसी होना, शाम होते होते बुखार होना, रात को ठंड लग के बुखार होना, भूख कम लगना या वजन कम होना, ये सामान्य लक्षण होते हैं। और दोनों तरह के टीबी में सामान्यतः लक्षण सेम ही होते हैं। जैसे जैसे हम ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस की तरफ बढ़ते हैं, सामान्य ट्यूबरक्लोसिस होता है वो ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड जल्दी करता है, लेकिन ड्रग रेजिस्टेंस नहीं करता है, तो उसमें लक्षण लंबे चलते हैं। इतना अंतर होता है दोनों तरह के टीबी में। गांठें सिर्फ कैंसर में नहीं होती है, टीबी की गांठें भी हो सकती हैं, और वो कितनी खतरनाक है इसके बारे में भी बताइए। यस, सो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का एक टाइप होता है जिसको हम लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, जिसको आम भाषा में गांठों का ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। और जो गांठों की कॉमन साइट हमारे लिए होती है वो नेक, कई लोगों की गर्दन में सूजन आ रही होती है, वहां पर गांठें होती हैं। मेडिस्टनम, मेडिस्टनम का मतलब होता है हमारे दोनों फेफड़ों के या लंग्स के बीच में जो चेस्ट का प्लेस होता है, वहां पर गांठें होती हैं। या एब्डोमिनल या पेट की जगह होती है जहां पर गांठें होती हैं। तो ये सामान्य जगह होती है जहां पर ये गांठों का टीबी होता है, इसको हम लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। लक्षण इसके काफी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, बुखार आना, वजन कम होना, भूख कम लगना होना। और ट्रीटमेंट इसका लगभग सेम होता है जो हमारा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का होता है। इसको जांच करने के लिए सामान्यतः हम गांठों से एफएनएसी या बायोप्सी, मतलब निडल डाल के हम सैंपल निकालते हैं, या पूरी गांठ निकाल के उसको जांच करते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये टीबी है, और हम उसका इलाज शुरू करते हैं। तो डॉक्टर, एज कम्पेयर टू अदर, क्या ये खतरनाक है? अगर हम लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस या गांठों वाले ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। जिस तरह से बाकी ट्यूबरक्लोसिस हमारे लिए खतरनाक है, सेम उसी तरह से ये गांठों का ट्यूबरक्लोसिस रहता है। रादर एक अच्छी चीज ट्यूबरक्लोसिस में ये बोलूंगा गांठों में कि ये गांठों से दूसरे को टीबी नहीं फैलता। लंग्स वाले जो टीबी होता है वो दूसरों को फैल सकता है कॉफिंग और स्नीजिंग में, और गांठों वाले टीबी में यूजुअली दूसरों को नहीं फैलता। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि फेफड़ों वाला जो टीबी है, संक्रमित व्यक्ति वो दूसरों को संक्रमण दे सकता है, तो अगर किसी को लिम्फ नोड टीबी हो जाए तो वो क्यों हो गया, वो किस वजह से हो गया? क्या वो भी किसी से संक्रमित हुआ है? यस, ऐसा होता है कि जब कभी मैंने बताया कि जब कभी हमारे को टीबी के बैक्टीरिया हमारे सांस के रास्ते हमारे लंग्स में पहुंचते हैं, तो वहां पर वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लिम्फ नोड में जाकर के रेस्ट करते हैं, और वो पूरी बॉडी में कहीं पर भी रेस्ट कर सकते हैं। जब कभी हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो वो बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू होते हैं, वो बॉडी में जहां कहीं होंगे वहां ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो रूट बॉडी में अंदर जाने का एक ही है, लेकिन हमें प्रेजेंटेशन डिफरेंट जगह मिल सकता है। वो इस बात में डिपेंड करता है कि वो जो टीबी के बैक्टीरिया है वो कहाँ जाकर के रेस्ट कर रहे हैं। जो इस साल की थीम है वो है हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। तो ये जब थीम आप सुनते हैं, आप क्या इसको डिफाइन करेंगे? मैम देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जिस तरह से जानलेवा है, या जिस तरह से ये लोगों को एक काम को हैम्पर करता है, या बीमारी बढ़ती है हमारे लिए, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज अफेक्ट होते हैं, हमें ट्यूबरक्लोसिस को खत्म तो करना ही है जी। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा हमें यंग एज में खास करके लोगों को डे टू डे एक्टिविटीज का, फाइनेंस का, एज वेल एज ह्यूमन लाइफ का लॉस करता है। तो हमें इसको खत्म करना है, बट हमें समझना ये पड़ेगा
कि ट्यूबरक्लोसिस की बहुत सारी मिथ है जो उनसे हमें हटना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि टीबी एक अछूत छूत की बीमारी है, टीबी के मरीज के पास नहीं जाना है, उसके साथ खाना नहीं खाना है, उसके साथ नहीं बैठना है, या इसको टीबी हो गया तो इसको बिल्कुल अलग कर दो। इन सब धारणाओं को हटाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया की बीमारी है जिसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दे करके हम उसको क्योर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है अपने NTEP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इराडिकेशन प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें वो फ्री में सारी जांचें करती है, फ्री में सारा ट्रीटमेंट देती है और प्रॉपर फॉलो अप हमें करवाती है। एक निश्चय ऐप होता है जिसमें हमें इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। सो हमें ध्यान रखना है कि टीबी की चीजों को समझें, इसके मिथ से दूर रहें, अपना जल्दी से जल्दी जांच कराएं और अपना इलाज शुरू करें। इसी तरीके से हम लड़के टीबी का इलाज कर टीबी को हटा सकते हैं। जी। तो डॉक्टर, जैसे ये संक्रमित बीमारी है, फैल सकती है। हमने देखा कि हमारे देश में एक पोलियो अभियान चला और हम पोलियो मुक्त बन गए, जिसमें टीके की भूमिका बहुत अधिक रही। लेकिन क्या टीबी के लिए भी कुछ ऐसा है क्या? मैडम, हम सब जब पैदा होते हैं तो हम सबको BCG के टीका लगाया जाता है एट टाइम ऑफ बर्थ ओनली। ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही लगता है BCG का टीका। BCG का टीका लगने के बाद में ये नोटिस किया गया है कि अधिकतर यंग एज ग्रुप में जो सीवियर ट्यूबरक्लोसिस के केसेस होते थे वो काफी कम हो गए हैं। सो टू सम एक्सटेंट BCG का टीका हमें हेल्प करता है। अदरवाइज ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट हमारे लिए ओरल फॉर्म में ज्यादा होता है, गोलियों के फॉर्म में ज्यादा होता है। जी। तो डॉक्टर, मतलब जिनको टीबी हो जाए उनको क्या BCG का टीका नहीं लगा होता? ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। मैंने निवेदन किया कि जिनको BCG का टीका लगा हुआ है उसमें कॉम्प्लिकेटेड ट्यूबरक्लोसिस यंग एज में होने का रिस्क कम होता है। अदरवाइज ट्यूबरक्लोसिस किसी को भी हो सकता है, स्पेसिफिकली जिनका इम्यूनिटी लेवल कम हो। तो डॉक्टर, अब जिनके घर में किसी व्यक्ति को हो गया है टीबी, वो लोग क्या करें? मैम, दो चीजें हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि हम क्लोज कांटेक्ट कितने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत क्लियर प्रोग्राम चलता है कि जितने भी हमारे क्लोज कांटेक्ट होते हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनको हम प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर किसी को भी ट्रीटमेंट अब टीबी हो गया है तो उसके आसपास के घर के फैमिली मेंबर या उसके क्लोज कांटेक्ट वाले जितने लोग हैं उन सबको गवर्नमेंट सेंटर पे जाना चाहिए या नियर बाई प्राइवेट सेंटर पे जाना चाहिए। अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का मतलब जो अभी इन्फेक्शन है हमें, अगर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है तो हमें प्रॉपर 4 ड्रग ट्रीटमेंट शुरू करना है। अगर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस नहीं है तो हमें बेसिकली प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में प्रिवेंटिव मेडिकेशन लेनी होती है या जिसको हम आइसोनियाजिड बोलते हैं, वो दवाई हमें लेनी होती है। तो मतलब यदि किसी को फैलाने वाला टीबी नहीं भी है तो भी उन्हें क्या जांच कराने जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया कि हम इन्वेस्टिगेट प्रॉपर कर लेते हैं लेकिन हमें सोर्स नहीं पता होता। हो सकता है कि एक बंदे का सोर्स कॉमन हो और वही सोर्स उसके फैमिली मेंबर के दूसरे का भी हो। और चूंकि ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत स्लो डिवाइडिंग बैक्टीरिया होता है और ट्यूबरक्लोसिस बहुत स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है, तो हो सकता है कि 2 लोग घर में एक ही साथ इन्फेक्ट हुए हों, एक को आज टीबी आ गया, एक को 6 महीने बाद आएगा। अच्छा। एक्टिव फॉर्म में। तो इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि बाय मेथड ऑफ इम्यूनोलॉजिकल कुछ मेथड होते हैं हमारे पास जिसमें हम IgRA इगरा होता है, मॉन्टूस होता है, या हम एक्सरे करते हैं या पेट में गांठें देखने के अल्ट्रासाउंड करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करके हमें जरूर ढूंढना चाहिए कहीं मुझे इन्फेक्शन तो नहीं है या लेटेंट इन्फेक्शन तो नहीं है। लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब होता है बॉडी के अंदर टीबी के कीड़े हैं जो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है लेकिन आगे आ सकते हैं, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट का जरूरत होता है। तो मतलब उसमें वो क्योर हो जाएगा, फिर आगे नहीं होगा उनको? देखिए, इसमें एक कंसेप्ट जरूर बोलूंगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के साथ में अधिकतर पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि एक बार जिस बंदे को टीबी हो गया और जिसने ट्रीटमेंट ले लिया उसको दोबारा टीबी नहीं होगा, रादर उसको दोबारा टीबी होने का रिस्क होता है। जी। तो हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि एक बार मैंने टीबी की दवाई ले लिया मुझे कभी नहीं होगा। तो आपको दोबारा टीबी हो सकता है। एडिक्वेट प्रिकॉशंस आपको हर समय लेने चाहिए। तो डॉक्टर, आपका अनुभव क्या कहता है? आपने इतने सालों का आपका अनुभव है, जब आपने टीबी के मरीज देखे तो जब जिनमें लौट करके वो बीमारी वापस आई, वो कौन से टीबी वाले लोग थे? पिछले 2002 से 24-25 साल हो गए मुझे ट्यूबरक्लोसिस के केसेस देखते हुए। अधिकतर ऐसा होता है कि जो लोग एक बार टीबी का ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं उसके बाद में जब उनको दोबारा इन्फेक्शन होता है तो हमें ये देखना होता है कि ये रिलैप्स है या रीएक्टिवेशन है।
रिलैप्स का मतलब पुराना इन्फेक्शन हुआ था वही दोबारा आया है या कोई नया दोबारा इन्फेक्शन हुआ है। अधिकतर पेशेंट्स में एक्स्ट्रा पिरामिडल जिसको हम बोलते हैं रीएक्टिवेशन में होने का रिस्क हाई होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब जो लंग्स के बाहर के टीबी होते हैं, जब रिकरेंस होती है तब हाई होता है। एज वेल एज ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस भी ऐसे केसेस जिनको पहले टीबी हो चुका है उसमें होने का रिस्क हाई होता है। सो अगर कोई बंदा टीबी की दवाइयां ले चुका है और उसको कहीं भी लक्षण लगते हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल साइंस जैसे मैंने बताए, शाम होते होते बुखार होना, शाम को पसीने आना, वजन कम होना, भूख कम होना, इनको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए और अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या जांचें करा करके अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो सर, जब हम क्योर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर कैसे, मतलब उसका फॉलो अप कितने टाइम तक करना चाहिए, उसमें फिर कौन कौन सी जांचें होती हैं? देखिए, यूजुअली ऐसा होता है कि हमें ये देखना होता है कि हमने अपना टीबी का ट्रीटमेंट प्रॉपर कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे गाइडलाइंस कहती हैं कि जो 6 महीने का एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट है फर्स्ट लाइन का, वो हमें कंप्लीट करना है, या जो भी हमें ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस की रेजीम है उसको कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। उसके बाद में फॉलो अप के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे 6 महीने में दोबारा एक्सरे कराना है ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद, या कोई और जांच करानी है। फॉलो अप में यूजुअली हम सिम्टम बेस्ड चलते हैं। अच्छा। अगर किसी को कोई लक्षण आते हैं तो हम आगे जांचें करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि रेगुलर जांचें करते हैं। डॉक्टर, टीबी जैसी बीमारी में क्या, जब हम अक्सर देखते हैं कि बहुत हैवी मेडिसिन होती हैं, काफ़ी बहुत लोगों को वो मेडिसिन पचाने में भी बहुत वक्त लगता है, उनकी बॉडी को एक्सेप्ट करने में डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यदि किसी की बॉडी उन डोजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही तो क्या होता है? कईयों को उल्टी भी हो जाती है, कईयों को बहुत पेट में भी दर्द हो जाता है। यस मैम, ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसिन होती हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमें 4 ड्रग एक साथ शुरू करनी होती है, स्टार्ट करनी होती है, और उसके साथ में कुछ लोगों को इंटॉलरेंस होता है जिसकी परसेंटेज 10 to 20% होती है। जब ये मेडिसिन शुरू करते हैं तो जो फर्स्ट 4 लाइन ड्रग्स होती है, हमारी फर्स्ट लाइन की जो 4 ड्रग्स हैं, उनके कुछ साइड इफेक्ट हमारे लिवर के ऊपर भी होते हैं, और कुछ लोगों को शुरू में लिवर के पैरामीटर्स खराब होना या जॉन्डिस होने जैसी चीजें भी मिलती है। तो यस, हमें एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेने होते हैं। कई केसेस में जहां सिम्टम्स आ रहे हो हमारे लिए, भूख कम लगना, वजन कम होना, जॉन्डिस होना, बार बार उल्टी होना, उस कंडीशन में हम पेशेंट के लिवर फंक्शन टेस्ट चेक करते हैं। उसके बेस पर डिसाइड करते हैं कि हम इनकी मेडिसिन को ऑल्टर्ड हमें करने का जरूरत है या नहीं। यूजुअली अगर हमारे लिवर के एंजाइम 2.5 टाइम, 2.5 गुना से अगर ज्यादा बढ़ रहे हो तो हमें एक्शन लेना होता है कि हम जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं उनको रोक करके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे उनको डालते हैं, फिर धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि वापस हम फर्स्ट लाइन ड्रग पर आ जाए। तो हमें ड्रग्स को मॉडिफाई करना होता है, मॉडिफाइड ट्रीटमेंट पर रखना होता है, रेगुलर असेसमेंट करना होता है, फिर कोशिश करते हैं कि वापस हम बंदा प्रॉपर अपनी पहली लाइन की ट्रीटमेंट पर आ जाए। जहां तक न्यूट्रिशन का सवाल है, यस, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स ऑलरेडी हैवी है, तो आपको बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं खाना है। कोशिश करना है कि अच्छी मात्रा में प्रोटीन लें, शराब वगैरह का सेवन ना करें, ये आपके लिए हमेशा अच्छा रहता है। अक्सर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को टीबी हो जाए, वो जब दवाइयाँ खा रहा है तो बीच में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को वो दवाइयाँ खाते ही सडनली वॉमिटिंग हो जाए या कोई और तकलीफ हो जाए तो वो तो तभी अगर निकल जाए उसी टाइम में, मतलब वॉमिट के थ्रू, तो क्या वो ब्रेक हो जाता है? सामान्यतः हम ये देखते हैं कि अगर मुझे लंग्स का टीबी है या मुझे लैरिंग्स का या सांस के रास्ते का टीबी है, तो ऐसे ही लोग इन्फेक्शन के लिए होते हैं जो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सामान्यतः ये देखा गया कि टीबी की दवाई शुरू करने के बाद लगभग 2 हफ्ते में हमारा स्पुटम कन्वर्जन हो जाता है। ये मैं एक रैंडम स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लगभग बोल रहा हूँ। जी जी। 2 हफ्ते के बाद में उनकी इन्फेक्टिविटी या दूसरों को बीमारी स्प्रेड करने का कैपेसिटी काफी कम हो जाती है। दूसरा, जब हम टीबी की दवाई शुरू करते हैं और अगर उनको ड्रग इंटॉलरेंस होता है तो हम रिकैलकुलेट करते हैं सारी चीजों को कि हमने क्या मॉडिफाइड रेजिम यूज करी है और उसको किस ड्यूरेशन तक हमें लेके जाना है। तो अगर किसी भी वजह से हमारी ड्रग्स ब्रेक हो रही हैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या हफ्ता या 10 दिन के लिए, तो हम उसको मॉडिफाइड ड्रग्स के साथ में रिकैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ऐसी कंडीशन अगर आ रही है तो अपने एक्सपर्ट से मिलें, जी बिल्कुल। ट्यूबरक्लोसिस के एक्सपर्ट से, पल्मोलॉजी के एक्सपर्ट से मिलें, अपनी मॉडिफाइड ड्रग्स को शेड्यूल करें जिससे कि आपका ट्रीटमेंट फेल ना हो। अगर हमारा ट्रीटमेंट फेल होता है तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी डेवलप होने का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। जी। तो एक बात कि हमें अपनी ड्रग्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दूसरा,
अगर हमारी ड्रग्स छूट रही हैं साइड इफेक्ट्स की वजह से, तो हमें मॉडिफाइड ड्रग्स पर जाना है और अपना ट्रीटमेंट रेगुलर रखना है। तो मतलब अपने डॉक्टर को सारी चीजें बतानी है जो भी आपके साथ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है कि आपको 6 महीने का टीबी का ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस, जहां पर हमें मॉडिफिकेशंस करना होता है। कुछ तरह का टीबी होता है जहां हमें कई बार ट्रीटमेंट 6 महीने से ऊपर भी लेके जाना होता है, चाहे वो ब्रेन का टीबी हो या बोन्स का टीबी हो या पेरिकार्डियम या हार्ट की झिल्ली का टीबी हो, वहां हमें ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट लंबा लेना होता है। या मुझे ड्रग के साइड इफेक्ट्स आ गए, मैंने मॉडिफाई किया, वहां मुझे ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना होता है। कई बार हमें लिम्फ नोड, जैसा आपने कहा गांठों का टीबी है, उस कंडीशन में ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना होता है। तो अगर हम यूजुअल ट्रैक के अलावा कुछ भी अलग हो रहा है तो डेफिनेटली अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या टीबी के स्पेशलिस्ट से मिलें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। क्या ये सही किया जा सकता है? क्या टीबी की मरीज जो बीमारी में दवाई प्रॉपर खाते हैं वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहते हैं? टीबी का क्योर रेट बहुत ही अच्छा है। प्रॉपर तरीके से अपनी मेडिसिन कंप्लीट करी हैं, ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद कंफर्म किया है कि उसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी नहीं है या टीबी के पैथोलॉजिकल सिम्टम्स या साइन सिम्टम्स नहीं है, और उसके बाद में वो अपनी हाइजीन अच्छी मेंटेन करके चलता है, अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करके चलता है, तो वो लाइफ लॉन्ग बंदा बड़े आराम से रहता है। इसके यूजुअली लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होते, अनलेस अदरवाइज कि एक्टिव डिजीज की वजह से पहले कोई मेजर चेंजेस या मेजर खराबियां आ गई हों। डॉक्टर, एक सवाल उन युवतियों के लिए जिनको प्रेगनेंसी से पहले टीबी हुआ हो और बाद में फिर वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हो, तो फिर क्या प्रिकॉशंस हैं? क्या डॉक्टर को हिस्ट्री बतानी चाहिए? बिल्कुल सही कहा मैडम। देखिए, जो यंग फीमेल एज ग्रुप होता है उसमें जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस या यूरोजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस काफी कॉमन होता है, और हिंदुस्तान में इनफर्टिलिटी का एक बहुत कॉमन कारण ट्यूबरकुलोसिस रहता है। आपका कभी भी कोई भी ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री हो तो कंसीव करने से पहले या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताएंगे। अगर कंसीव करने में या प्रेगनेंसी प्लान करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर अपने डॉक्टर को डिस्कस करेंगे, और जो भी आपके क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे या करते हैं कि इसमें इनफर्टिलिटी की कॉज कहीं बच्चेदानी के मुंह पर कुछ होना, ट्यूब फैलोपियन ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम होना, इस तरह की दिक्कत तो नहीं है। और आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में बड़े आराम से इन चीजों के साथ को हम ओवरटेक कर लेते हैं या ट्रीट कर लेते हैं, और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी या कंसेप्शन हो जाता है। तो जो बच्चा होगा फिर उसमें क्या चांसेस हो सकते हैं भविष्य में कभी जाके जेनेटिकली? जेनेटिकली टीबी का ट्रांसमिशन बहुत रेयर चीज है जी। सो इस बात को लेकर के ना तो घबराना है कि मुझे टीबी थी तो मेरे बच्चे को टीबी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस बनता है तो हमें ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट पूरा लेना है प्रेगनेंसी में भी, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की जो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट होता है ये सेफ होता है प्रेगनेंसी में। अच्छा। तो हमें लेना ही है। सर, अंत में क्या ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को कि वो हर एक बीमारी से बचे रहें? आपका क्या संदेश होगा? मैडम, 3 चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, हमें सोशल स्टिग्मास को हटाना है। जो एक हमारे समाज में भ्रांतियां होती हैं कि ट्यूबरकुलोसिस अछूत की बीमारी है, इससे दूर रहो, ये फैल जाएगा, ये हो जाएगा, इन सब चीजों से बचना है। हमें बहुत अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करना है, अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, अपना बैलेंस डाइट मेंटेन करना है। जो आजकल हम विदेशी कल्चर में पिज्जा बर्गर के पीछे भागते हैं, हमें अपनी बैलेंस डाइट को मेंटेन करके चलना है। एडिक्वेट रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करने हैं। जब कभी हम पब्लिक में हैं और हमें कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्लीज मास्क पहनिए, बहुत जरूरी चीज है। और एक वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपना जितना हो सके, फॉर एग्जाम्पल यंग एज ग्रुप में या सीनियर सिटीजन मोर देन 50 या कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, प्लीज अपने न्यूमोकोकल, फ्लू, इस तरह के वैक्सीनेशन या जो भी चाइल्डहुड में हमारे प्रेस्क्राइब्ड वैक्सीनेशन होते हैं, अपने वैक्सीनेशन जरूर कराएं। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे लिसनर्स को दी। डॉक्टर विजय कुमार, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत से साफ हो जाता है कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन लापरवाही इसे खतरनाक बना सकती है। जरूरत है सही समय पर जांच, पूरा इलाज और सबसे बड़ी चीज जागरूकता।
आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम न सिर्फ खुद को जागरूक करेंगे बल्कि दूसरों को भी जागरूक करने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। इसी उम्मीद में सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 एफएम। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना।